कई साल से राजनीति के अलग अलग ढंग हम लोग देख रहे हैं और राजनीति लगातार अपने तेवर भी बदलते रहती है और रंग भी बदलते रहती है। हमने आज तक देखी प्रस्तापितों की राजनीति, लेकिन एक चेहरा कुछ साल पहले ऐसा अमरावती में आया है जिन्होंने लगातार बहुजन समाज का चेहरा बन के सामने आए और 15 साल तक लोगों के दिलों में छाए रहे। चौथी बार आज उम्मीदवारी मिली है, चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2009 में शुरुआत हुई थी एक ऐसे चेहरे की जो कहीं से भी किसी भी रूप से राजनीतिक चेहरा नहीं था। जनता की सेवा के बीच में से निकलकर राजनीति में आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बडनेरा के आमदार रवि राणा की। आज हमारे बीच बडनेरा से चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं आमदार रवि राणा हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत हो। रवि भैया, राजनीति में आप जब आए, कहीं पर भी आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, और लेकिन जहां आपका जन्म हुआ, जो गेट के अंदर की राजनीति चलती थी पहले भी अंग्रेजों के ख्याल से, और उधर बुधवारा के एरिया में आप लोग रहते थे, तो निश्चित रूप से उधर के लोगों के पैदाइशी में डीएनए में राजनीति हो जाती है। आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? पहले तो मैं सभी सिटी चैनल के प्रेक्षकों को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और सभी सिटी चैनल के जितना भी स्टाफ है, रिपोर्टर है, संचालक है, सभी का मैं अभिनंदन करूंगा। आज मुझे लगता है कि मुझे ऐसा प्रश्न पूछा गया चंदू भैया आपके माध्यम से कि एक जब गेट के अंदर का कोई सब्जेक्ट निकलता है तो बड़ा गेट के अंदर भाजी बाजार परिसर के अंदर काड़ा मारुति एक मंदिर है, जिस मंदिर में मेरा उसी मंदिर के प्रांगण में खेल के मेरा बचपन गया है। और मुझे याद है आज भी कि गेट के अंदर भाजी बाजार हो, गेट के अंदर का परिसर हो, उसमें मुझे जो अपनापन है उन लोगों से, एक अपनापन जो हमेशा झलकता है, तो उसके साथ कई पुरानी यादें जुड़ी हुई है। बहुत छोटे परिवार में मेरा जन्म हुआ, बड़े कठिन परिस्थिति के अंदर मेरे पिताजी, माँ, मेरा पूरा परिवार जो है वो मजदूरी करके अपना, पिताजी तो कॉटन मार्केट में हमाली काम ही करते थे। एक गरीब परिवार के, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, राजनीति में आऊँगा, ये राजनीति कुछ समझ भी नहीं थी। पर समय को हमेशा सामने रख के वो क्षण को हमेशा मैं याद रखता था कि मैं जिस परिस्थिति से गया हूँ उस परिस्थिति को बदलने के लिए कोई दूसरा रवि राणा या कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता है कि मुझे पढ़ाई के लिए मदद चाहिए, किसी के लिए नौकरी के लिए मदद चाहिए, किसी को अपने बीमारी की, शादी की, कई संकट, कोई हमारे महिलाएं आती है, बुजुर्ग आते हैं, युवा आते हैं, तो इमीडिएट अपनी परिस्थिति मुझे ध्यान में आती है कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए जब मैंने इतनी मेहनत की, संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे लगता है उस संघर्ष के हर व्यक्ति को मदद करना चाहिए। और मैं जब सोशल एक्टिविटी मेरी चालू की, सोशल एक्टिविटी के साथ लोगों को मदद करना चालू कर दिया, तो लोगों ने मुझे इतना आगे लाया कि मैं ना ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ा, ना महानगर पालिका इलेक्शन लड़ा, ना कोई भी सदस्य भी नहीं रहा। तो मैंने युवा स्वाभिमान के नाम से जब संगठन शुरू किया, तो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार जो थे, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान था, उनके विचार थे, वो हमेशा मेरे दिल में थे कि ये महापुरुषों ने जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, उनके विचारों की एक संगठन होना चाहिए। इसलिए बहुजन के विचारों को लेके, शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को आगे रख के मैंने युवा स्वयं पार्टी की स्थापना की। तब तो संगठन था, पार्टी नहीं थी। और उसके माध्यम से मैंने सोचा था मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो गरीबों को 50 रुपये बांटना चाहिए, उनके दुख सुख में हम काम आना चाहिए। और धीरे धीरे भगवान ने ऐसा साथ दे दिया कि ये कारवां बढ़ते गया, संगठन में लाखों हजारों सदस्य बनते गए, पार्टियों में महिला जुड़ते गए, युवा जुड़ते गए, बुजुर्ग जुड़ते गए, और उनका आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन देख के मुझे लगता था
कि जिस मंत्रालय के अंदर हम काम लेके जाते हैं, जो मंत्रालय के अंदर हमारे महाराष्ट्र के काम होते हैं, अमरावती के काम होते हैं, हर व्यवस्थाएं वहाँ से चलती है, उस मंत्रालय अगर मैं जाऊँ, मैं बैठूँ, इस विधानसभा में मैं बैठूँ, तो ये और अच्छी तरह से मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने ये मूवमेंट को सोशल, जी सामाजिक दायित्व और अपना एक उन परिस्थिति में रहने वाले हर व्यक्ति का अपने माध्यम से कुछ करते हुए निभाना है। यानी आदमी कितना जिया, उससे भी ज़्यादा कितने लोगों के लिए जिया, ये हमेशा मैंने मेरे आंखों के सामने रखा। और मैंने उसके बराबर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। और अचानक लोगों की, हमारे युवा स्वाभिमान संगठन के सब कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कि भाऊ आप भंडेरा विधानसभा लड़ो। तो मैंने सोचा कि मैं विधानसभा लड़ूंगा, पर मुझे इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे सामने खड़े, जी प्रस्ताविक लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लोग हैं, मैं टिक नहीं पाऊंगा या मुझे ये लोग दबाएंगे। पर मैंने जब ये संकल्प किया, मुझे लोगों के लिए राजनीति में आना है, लोगों के लिए काम करना है, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए लड़ना है, तब मुझे जो लोगों का रिस्पांस मिला और लोगों ने जब मेरी इलेक्शन की तैयारी खुद के हाथ में ले ली, तब मुझे लगा कि लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और उसी के माध्यम से जब एक कारवां बढ़ते गया और एक 2009 में जब पहली बार मैं चुन के आया, तो चुन के आने के बाद बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए, बड़े बड़े लोगों ने ये जीत को एक बड़ी जीत समझा। जो मैंने जीत का पूरा श्रेय जनता को दे दिया था कि लोगों ने मुझे चुन के दिया है, गरीब लोगों ने बड़ी ताकत के साथ मुझे वोट किए है। और मैंने उसी दिन संकल्प किया, मैं जब तक हारता नहीं तब तक लोगों के लिए लड़ता रहूँगा और उसके बीच में रह के लोगों के बीच में काम करते रहूँगा। इसीलिए आज तक मैं कोई भी पार्टी के पास टिकट मांगने कभी गया नहीं। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि आपका सर्कल भी उस समय कोई राजनीतिक सलाहकार के सर्कल में नहीं था। एक चॉकलेटी चेहरा, एक जब उस समय बोलते थे एक मासूम सा चेहरा उस समय लगता है। क्या वो मासूमियत लगता है कि आपको 15 साल बाद भी आप में वो मासूमियत बाकी है कि अनुभव के आधार पर मासूमियत आपने खो दी है अभी? मेरा तो यही कहना है कि इंसान कितना भी बड़ा होते रहता है, पद मिलते रहते, आते रहते, जाते रहते, कई विधायक है, आमदार है, खासदार है, मंत्री है, बहुत पैसे भी कमाते हैं, पर ज़मीन से जुड़ना जो भूल गया, जो आप जमीन, शुरुआत में बचपन से आपका जो रहा, ज़मीन में रह के जो काम करेगा उसके लिए मुझे लगता है कितना भी बड़ा हो गया तो ज़मीन के लोग उसको बड़ा लगना चाहिए। जब छोटे लोगों में हम काम करते हैं, जो हर समस्या में हमारे तरफ देखते हैं कि ये हमारी समस्या सुलझाएगा, ये हमारे कठिन परिस्थिति में साथ में रहेगा, उन परिस्थितियों के साथ जब उनके साथ रहते हैं तो मुझे लगता है उससे बड़ा आदमी कोई नहीं। मुझे लगता है चुनाव लड़ने से पहले कभी आपने कोई आंदोलन भी नहीं किया, लेकिन जीतने के बाद में आप लगातार आंदोलन में, चाहे किसान के लिए आंदोलन रहा हो, आपने रास्ता रोको आंदोलन भी किया, किसान के आंदोलन करते। आज आपको 15 साल हो गए आमदार रहते रहते, किसानों के लिए आपने क्या उपलब्धि हासिल? क्योंकि आंदोलन तो बहुत बड़ा किया था आपने, त्यूसा मुझे वो चक्का जाम किया था पूरा। उसके बाद आप बीमार भी हुए, आपको उस समय जेल में भी जाना पड़ा। मुझे आज भी याद है, किसानों के लिए उपलब्धि क्या हासिल की आपने इतना आंदोलन करके? मुझे आज भी याद है कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते लोगों ने मुझे विधायक तो बना दिया, एमएलए बना दिया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब एमएलए की जो पावर रहते, उस पावर के अलावा अगर पावर बढ़ाना है जी, तो आंदोलन ये सबसे बड़ी शक्ति है। जी। जब मैंने किसानों के लिए अभी तक 4 बार आंदोलन किया और 4 बार में से 3 बार मैं जेल में गया। जब मैंने मुजरी में सोयाबीन, कपास, तूर, मूंग, संतरा, उसके हमी भाव के लिए, उसके नुकसान भरपाई के लिए जब आंदोलन किया, मुझे याद है देश में कृषि मंत्री शरद पवार थे जी। और जब मैंने आंदोलन किया तो मैं उस टाइम 9 दिन जेल में था। और मुझे आज भी याद है उद्धव ठाकरे जी ने मेरा ऑपोजिशन छोड़ा था नागपुर में आके, और वहाँ पे जब मैंने आंदोलन किया तो मैंने देखा गवर्नमेंट पे कैसा प्रेशर डेवलप होता है।
जब हमने अन्न त्याग किया 500 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जेल में थे, और जब मैं जेल में आंदोलन कर रहा था प्रशासन हिल गया था, मंत्रालय से घंटियां जेल तक बज रही थी, केंद्र के मंत्रियों ने उसकी दखल ली थी, तब 900 कोटि रुपए विदर्भ को मिले थे। और 900 कोटि रुपए का विदर्भ के अंदर किसानों को बड़ा पैकेज मिलने के बाद किसानों को नुकसान भरपाई मिली थी। तो मुझे लगा 9-10 दिन अगर एक विधायक जेल में रहता है, तो किसान थोड़ा का भी- कष्ट लेता है, थोड़ा उपोषण करता है, अन्न त्याग करता है, और किसानों को 900 कोटि रुपए मिलते, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति ने आंदोलन करना चाहिए, किसानों के लिए लड़ना चाहिए। अगर किस आंदोलन करके अगर जनता को न्याय मिलता है, जेल में जाने से न्याय मिलता है, उपोषण करने से न्याय मिलता है, तो मैं सोचता हूँ ये बार बार करना चाहिए। फिर दूसरी बार मैंने आंदोलन किया, रास्ता रोक किया, सोयाबीन जलाया, कलेक्टर ऑफिस में धरना आंदोलन किया, एक किसान ने आत्महत्या की थी अंजनगांव बारी के, उसका प्रेत लेके मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया था, तब भी मुझे 10 दिन जेल में रखा था। तब 2000 करोड़ का पैकेज महाराष्ट्र को घोषित हुआ था। तो मेरे को लगता है कि मैंने जब जब आंदोलन किए तो आंदोलन उसी बेस पे ख़त्म किया कि लोगों को कुछ मिले। अगर एक लोक प्रतिनिधि जेल में रह के आंदोलन करता है, अन्न त्याग करता है, उसके बेस पे अगर हजारों किसानों का भला होता है, हजारों लोगों को न्याय मिलता है, तो जो जो आज तक इतिहास के अंदर आज़ादी के पहले जो जो आंदोलन हुए, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दी है, उन लोगों को आज भी लोग याद रखते हैं। और इतनी बड़ी आज़ादी मिली है कि जो देश हमारा फ़ख्र से बोलता है भारत माता की जय। तो मुझे लगता है आंदोलन से ही इंसान की सही पहचान, आंदोलन से ही इंसान हर व्यक्ति को न्याय दे सकता है। और मुझे लगता है कि मेरी किडनी भी उस टाइम ख़राब हो गई थी, जी आज भी मैं लोगों को बड़ा अच्छा दिखता हूँ, स्वस्थ दिखता हूँ। मुझे आज भी याद है कि आज मेरी 90% किडनी किसानों के आंदोलन में ख़राब हुई है, और वो किडनी का इलाज मैंने हर जगह करने की कोशिश की, और डॉक्टर ने यही सलाह दी मेरे को कि उसको अगर छेड़ेंगे तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैंने अन्न त्याग के साथ पानी कम पिया था, और अन्न त्याग के साथ पानी कम पीने से एक किडनी पे इफ़ेक्ट हुआ था। आज भी मैं हमारे धुंडियाल साहब के हमेशा चेक करते रहता, 6-6 महीने मुझे डॉक्टर ने बोला चेक करना चाहिए, कभी बॉम्बे चेक करते रहता। ठीक है, मेरा एक किडनी का नुकसान हो गया, मुझे किसानों का तकलीफ नहीं। हुई, पर किसानों के लिए लड़ के अगर आदमी का पूरा भी नुकसान होता है और लोगों को न्याय मिलता है, तो मुझे लगता है सोशल लाइफ में खुद को त्याग के लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। किसानों के साथ में युवाओं की भी बहुत समस्या रही है, और वो समस्या मुझे लगता है कि लगातार हमेशा होती रहेगी। उनको कम करने के लिए प्रयास आपके, क्योंकि रोजगार के नाम पे कई बार यहाँ पे रोजगार आए फिर चले गए, आए फिर चले गए। जो उपलब्धि रोजगार की होनी चाहिए, आज भी हमारे यहाँ का लेबर बाहर माइग्रेट होकर जाता है, लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलते। हर युवाओं की अपेक्षा, सबसे पहली अपेक्षा रहती है आमदार से। आपके यहाँ भी रोजाना मेला लगा रहता है लोगों के रोजगार के लिए, उनको स्थायी रोजगार मिले, इसके लिए कुछ उपाय योजना आपकी तरफ से या नहीं, आगे की कल्पना? मैंने आगे की कल्पना तो है ही, पर एमएलए मेरा तीसरा टर्म हो गया, पर मैंने रोज़गार के लिए जो कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि अमरावती ज़िले में कई लोग प्रतिनिधि है, कई लोग प्रतिनिधि राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, समाज जाति के भरोसे उनको लगता है कि हम लोग हमेशा राजनीति में टिके रहेंगे। उसी राजनीति को तोड़ने का काम, जाति पाति के राजकारण को आगे रोक के विकास की राजनीति को आगे लाना चाहिए। इस उद्देश्य से नवनीत राणा अमरावती ज़िले की सांसद बनी। वो सांसद बनते टाइम हमने यही सोचा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली की ताकत मिला के हम हमारे अमरावती ज़िले के रोज़गार का प्रश्न छोड़ेंगे। और सबसे पहले मुझे याद है 5 साल के अंदर ऐसा एमपी महाराष्ट्र में हुआ है कि 2.5 साल कोरोना के लिए हम लड़े। कोरोना के वैक्सीन से लेके, दवाई से लेके, बेड से लेके, विदर्भ में सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट अगर किसने लाया होगा तो नवनीत राणा ने इरविन में फिट किया। और हमारे लोगों को बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके, दवाई से लेके, बेड से लेके और ऑक्सीजन प्लांट से लेके, ये विदर्भ के अंदर सबसे पहले अमरावती में लोगों की जान बचाई। 2.5 साल हम कोरोना से लड़ते रहे, और 2.5 साल में नवनीत राणा ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 60 टेक्सटाइल पार्क घोषित किए,
उसे महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में खींच के लाने के लिए एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय सांसद ने 2000 एकड़ के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, जो आज हमने किसानों से 2000 एकड़ ज़मीन भी ले लिया, मार्केट रेट से किसानों को पैसे भी दे दिया और 500 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू हुआ। गए महीने भर पहले मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी वर्धा से किया। तो 10,000 लोगों को वहाँ जो रोज़गार मिलने वाला है, वो एक बड़ी उपलब्धि नवनीत राणा के माध्यम से अमरावती जिले को मिली टेक्सटाइल पार्क के रूप में। जो टेक्सटाइल पार्क, ये टेक्सटाइल पार्क ही नहीं है, तो टेक्सटाइल जितने इंजीनियर हैं जो आज पूना में, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली जाते हैं, वो हमारे सभी बच्चे जो है, जो हमारे युवा है, वो अमरावती में काम करेंगे। और जिस तरह से हिंजेवाड़ी, जिस तरह से पूना के हिंजेवाड़ी है, तलेगांव दाभाड़े एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने देखा होगा पूना से बसेज जाके पूना के लोगों को 25-50 किलोमीटर से महिलाओं को लाते हैं, सुबह लाते हैं और शाम को छोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग अमरावती का जो टेक्सटाइल पार्क है, उसमें अगर बंडेरा मतदार संघ की अगर महिला है, युवा है, जनता है, अचलपुर मतदार संघ की महिला है, जिले का देखना पड़ेगा, अचलपुर मतदार संघ की जनता है, महिला, युवा है, इन लोगों के लिए बसेज जाएंगी, वो टेक्सटाइल पार्क में काम करेंगे और शाम को उनको वहाँ छोड़े जाएंगे। इस तरह से हजारों लोगों को ये टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से काम मिलने वाला है। उसी तरह प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति थी, उन्होंने रेलवे वैगन फैक्ट्री लाई थी, उसमें सिर्फ ज़मीन एक्विजिशन हुई थी, उसके बाद वो आगे बढ़ा नहीं काम, उसको आगे बढ़ा के करीब 1500 करोड़ रुपए नवनीत राणा के माध्यम से रेलवे वैगन फैक्ट्री के लिए हम लोगों ने लाए। आज पूरी फैक्ट्री 200 एकड़ के अंदर खड़ी है, वहाँ 3 से 4 हज़ार लोग बंडेरा के काम करेंगे, मेरे बंडेरा मतदार संघ के लोग काम करेंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, करेंगे नहीं, कर दिया है। वो एक बड़ी उपलब्धि केंद्र के माध्यम से, नवनीत राणा के माध्यम से हमने बंडेरा के लिए की। बंडेरा रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया, 200 करोड़ से ज़्यादा हमने खर्च किया। वहाँ आप एक्सीलेटर, लिफ्ट बोलेंगे, प्लेटफॉर्म देखेंगे, दुरंत जैसे स्टॉपेज देखेंगे, रेलवे के कई स्टॉपेज वहाँ पे शुरू किए, रेलवे का मॉडल रेलवे स्टेशन का रूप हमने वहाँ पे डेवलप किया। वैसे कई काम, रेलवे के ब्रिजेस बनाए, उसके लिए हमने काम किया। जो ब्रिटिश कालीन ब्रिज थे, अंग्रेज बना के गए थे, पर आज वो खस्ता हालत में हो गए थे, वो जिले में करीब 2000 करोड़ रुपए के ब्रिज नवनीत राणा के माध्यम से आज पूर्णता पे आए, काम शुरू है। आज मास कम्युनिकेशन कॉलेज जो है, जो मीडिया के माध्यम से अपन एशिया के अंदर 3 ये जो MCA के कॉलेज जो है, वो कॉलेज बंडेरा के अंदर खींच के लाए, वो आज एशिया के अंदर 3 है। वो उसका कॉलेज का काम भी 150 करोड़ और 10 एकड़ जगह के अंदर जोर से काम वहाँ पे चालू है। उसी तरह आपने देखा है कि हरमन जैसा एक यूनिट जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में चले गया था, आज अगर आप स्पॉट पे जाएंगे तो 200 एकड़ के अंदर उसका काम चालू है, वहाँ भी 3 से 4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी तरह एयरपोर्ट का काम, एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट था बेलोरा एयरपोर्ट को 450 करोड़ रुपए नवनीत राणा ने लाए, खुद पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाई, सिविल एविएशन मंत्री ने पार्लियामेंट में घोषणा की और पैसे मिले। 1800 मीटर की पटरी वो हमने अभी बनाई है। 72 सीटर प्लेन जो है वो बेलोरा से अमरावती के लिए उड़ेगा, बेलोरा से मुंबई के लिए उड़ेगा, मुंबई से बेलोरा, ये प्लेन शुरू होगा जो 72 सीटर प्लेन रहेगा। और यहाँ का व्यापार, यहाँ के जो युवा बाहर पढ़ते हैं उनके लिए सुविधा रहेंगी, व्यापार धंधों के लिए सुविधा रहेंगी, अच्छे उद्योग यहाँ पे आएंगे। आज सुबह बेलोरा से अमरावती से मुंबई और मुंबई से अमरावती, ये जब फ्लाइट शुरू होंगी तो कई लोगों के लिए अच्छी सुविधा होंगी। और जिस शहर के नक्शे में एयरपोर्ट बनता है उस शहर का वैल्यू 10 गुना बढ़ता है। आज अमरावती का भी वैल्यू जो है बेलोरा एयरपोर्ट बनने से, उसका टर्मिनल बिल्डिंग आप देखो, उसका रनवे देखो, नाइट विजन लाइट देखो, जिस तरह से बड़े एयरपोर्ट के व्यू के हिसाब से जो बना है बेलोरा एयरपोर्ट, वो आने वाले भविष्य में 2400 मीटर की पटरी वो भी हम बनाने वाले हैं, जिससे रेगुलर प्लेन अमरावती में आने वाले टाइम में उड़ेगा। जितनी आपने भी नवनीत राणा की उपलब्धि गिनाई, आप 3 टर्म से आमदार हो, मैं उसमें पूछने वाला हूँ कि 3 टर्म आमदार
चुनकर आने के लिए क्या करना पड़ता? आप नवनीत राणा को दूसरे टर्म में भी चुन के नहीं ला सके, काम बहुत मैं- सारे किए, क्या विकास, आपका जनसंपर्क, चुनाव में इससे भी ऊपर कोई चीज़ रहती है? नहीं, मैंने देखा कि 3 टर्म में विधायक बना, लोगों ने मुझे जो साथ दिया, लोगों ने ताकत दी, जितने मूलभूत काम थे, शहर के रास्ते, ब्रिज, सभा मंडप, गार्डन, छोटे मोटे जितने भी काम हैं, और उसके साथ साथ अमरावती में मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया, जो 27 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी नवनीत राणा के माध्यम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला केंद्र से लाने के लिए, और 1600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए लाया। 100 एडमिशन का शुभारंभ भी हमने किया, और 403 करोड़ रुपए टेंडर निकाल के काम भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसा मुद्दा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी डॉक्टर बनेगी, नर्स बनेगी, 3 से 4 हज़ार लोगों को वहाँ भी रोजगार मिलेगा। भारी संख्या में चिखलदरा हिल स्टेशन के लिए हमने काम किया, मेलघाट के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, तालुक्या में अचलपुर जिला बनाने की अंतिम तक हमने वहाँ पे काम किया। फिनले मिल चालू करने के लिए 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार से हमने दिए। फिनले मिल आने वाले समय में शुरू होंगी, उसके माध्यम से अचलपुर आज मतदार संघ के अंदर 100 लोगों को भी रोजगार नहीं है। जो रोजगार प्रतिभाताई पाटिल के माध्यम से फिनले मिल आई थी, वो भी बन गिर गई। तो वो भी काम चालू करने के लिए हमने प्रयास किए। उसके बाद भी नवनीत राणा का पराभव जो हुआ है, वो मेरे लिए राजनीतिक बहुत बड़ा धक्का है, कि राजनीति में विकास के साथ साथ जी। जाति का समीकरण भी बहुत कुछ चलता है। जाति के समीकरण में नवनीत राणा जैसा एक देश में बड़ा चेहरा, पार्लियामेंट में अमरावती का आवाज़ बन के काम करती थी, इतना बड़ा चेहरा आज रुक गया है। अमरावती जिले का विकास 15 साल पीछे चले गया है। जो आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट है वो रुक गए। तो मुझे लगता है कि जाति पाति के राजकारण में नवनीत राणा की राजनीति रुक गई, वहाँ उसको हारना पड़ा इलेक्शन। उसके लिए मैं समझता हूँ कि विकास को प्राधान्य तो देना ही चाहिए, पर जात की राजनीति जब आड़े आती है तो विकास धरा का धरा रह जाता है। आदमी की कोशिशें सब नाकाम हो जाती है, और वहाँ हमको पराभव भोगना पड़ता है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि काम करने वाला व्यक्ति, जन संपर्क करने वाला व्यक्ति, विकास करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने देश में अपनी इमेज बनाई, अमरावती का नाम बड़ा किया, वो नवनीत राणा को अमरावती में रुकना पड़ा। आज थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, नांदेड़ से नवनीत राणा की मांग हो रही कि नवनीत राणा ने नांदेड़ लोकसभा लड़ना चाहिए। पंजाब से हो रही है, मुंबई से हो रही है, राजस्थान से हो रही है। तो इतने बड़े चेहरे को रुकना पड़ा। ये अमरावती में नवनीत राणा की हार नहीं हुई, अमरावती जिले के विकास की हार हुई है। और जिन लोगों ने नवनीत राणा का जो त्याग था, जो काम था, उसको जो आज सही में जो सांसद बने हैं, उनके तरफ से जो 4 महीने में जो रिस्पांस मिला है अमरावती जिले को, जो अमरावती जिले का सब काम रुक गया है, विकास रुक गया है, पहचान भी रुक गई है, वो आज लोगों को एहसास हो रहा है कि नवनीत राणा को नहीं वोट देने से अमरावती जिले का विकास रुक गया है, जिला रुक गया है, जिले का भविष्य का युवा पीढ़ी का सपना रुक गया है। ये अभी लोगों को एहसास हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यह एहसास होने से राजनीति में बड़ा बदल होगा। राजनीति के अंदर जो लोग जाति पाति को देख के राजनीति करते हैं, उनको ये समझ में आया है कि जिले के विकास की राजनीति जो करेगा वही आने वाले भविष्य में राजनीति कर पाएगा। ये इतिहास भी नवनीत राणा आने वाले भविष्य में बदलेगी। राजनीतिक समीकरण से नवनीत राणा की हार हुई, एक पूरे इसमें शेष समझे, क्या उस हार का असर आपके बडनेरा मतदार संघ में आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? वहाँ भी जातिगत राजनीतिक समीकरण नहीं देखिए, होगा? ऐसा है, मैं राजनीति में पहले ही बोल चुका हूँ, राजनीति मेरा कोई धंधा नहीं है, और राजनीति में कोई मेरा पीढ़ों पीढ़ी राजनीति में कोई है नहीं। घर के अंदर एक गरीब परिवार का लड़का कम समय में राजनीति में आ गया है, जिसके पिताजी रोज़ 100 रुपये रोज़ कमाते थे। कैसी पढ़ाई करना, कैसा घर का भाड़ा भरना, कैसा एक हमारा 6 लोगों का परिवार कैसा पालना, वो हमारे पिताजी के पास वो समस्या थी। उसमें से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे लगता है मैं लोगों के लिए जो काम कर रहा हूँ, अगर लोग मुझे जब जब चांस देंगे, वो दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, और वो दिन जो देख रहे हैं उन लोगों को मजबूत करना कभी भूलूंगा नहीं।
तो उसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ। अगर कोई राजनेता बोलते हैं कि रवि राणा को गिराना है, रवि राणा को रोकना है, रवि राणा को राजनीति से ख़त्म करना है, तो मैं पहले उनसे यही कहूँगा, जनता जनार्दन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लोगों के आशीर्वाद से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि जाति पाति की राजनीति करके ही मुझे आगे आना है, लीडरों के चमचागिरी करने से ही मुझे आगे आना है, लीडरों के दरवाजे पे खड़े रह के मुझे किसी की टिकट मांगना है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने जैसे कहा कि यदि आप सारी चीज़ में उससे राजनीति भी छोड़ दोगे, अभी वर्तमान में जो राजनीति है, आपने अभी जितनी उपलब्धियां बताई नवनीत राणा की उपलब्धियां थे, आपके बडनेरा की उपलब्धि और ऐसे क्या काम बाकी आपको चौथी बार खड़े रहना पड़ा? क्या बडनेरा के विकास के लिए क्या मुझे लगता है तो बहुत होते हैं मैं तो डेवलप करने के लिए। मैं तो जितने भी विधायक हैं जिले के अंदर, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मेरे क्षेत्र में 20 से 25 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया है मैंने। और मुझे लगता है कि किसी ने भी बोल देना, आज मैं बार बार अचलपुर मतदार संघ के बारे में कहता हूँ कि 20 साल से अगर एखादा बच्चा जन्म लेता है तो 20 साल में वो नौकरी पर लग जाता, 20 साल में वो काम से लग जाता, पर अचलपुर मतदार संघ के अंदर 100 लोगों को भी रोज़गार नहीं है। आज मेरे यहाँ जितनी MIDC एरिया है वहाँ 20 से 25 हज़ार लोग काम करते हैं, उनको पूरी ताकत देने का काम मैंने किया है। आज अमरावती में जितने ब्रिजेस बने हैं, जितनी भारी संख्या में आज मेडिकल कॉलेज आया हुआ है, एयरपोर्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बॉर्डर पे, आज रेलवे वैगन फैक्ट्री मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, रेलवे स्टेशन में कई लोगों को रोज़गार हमने वहाँ पे दिया है। आज मेडिकल कॉलेज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ बड़े पैमाने में रोज़गार मिलने वाला है। जितने ब्रिटिश कालीन काम थे उसमें हमने 4 लाइन के रास्ते बनाए, मुंबई के स्टाइल के लाइट लगाए। आज आपने देखा कि छती तालाब के रूप में बड़ा उद्यान गार्डन हमने वहाँ पे बनाया। आज आपने देखा कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल बनाए मैंने, शादी खाना हॉल बनाया मुस्लिम लोगों के लिए, बौद्ध समाज के लिए भीम टेकरी जैसा एक तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए, कोंडेश्वर जैसे तीर्थ क्षेत्र के लिए 25 करोड़ खर्च किए, रीन मोचन गाड़गे महाराज का जो तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करके उसको डेवलप किया, तुकड़ू जी महाराज के समाधि स्थल के लिए पैसे लाए। ऐसे कई जो काम हैं जो गए 15 साल में, आप अगर भातकुली परिसर में जाएंगे ग्रामीण में तो ऐसा लगेगा आपको शहर में आए। आज भातकुली का पूरा चेहरा बदल गया, वहाँ तहसील कार्यालय की इमारत का काम चालू किया है, वहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन लाया, MSCB ऑफिस लाया, कृषि कार्यालय लाया, वहाँ पे जितने ऑफिसेज अमरावती में थे सब भातकुली में शिफ्ट किए। अंजनगांव बारिश सर्कल में अगर जाएंगे तो आपका पेट का पानी हिलेगा नहीं, ऐसे रास्ते हमने बना दिए, वहाँ के ब्रिज बनाए, लाइट लगाए, गांव-गांव में जोड़ने वाले अंदर के रास्ते बनाए। ऐसे कई अनगिनत काम जो हजारों करोड़ रुपए के काम बडनेरा मतदार संघ में, बडनेरा मतदार संघ के लोकप्रतिनिधि के नाते मैंने किए। जहाँ पे गरीब लोगों को घरकुल नहीं थे, हजारों लोगों को घरकुल दिए। जहाँ पे लोगों के पास PR कार्ड नहीं थे, सबसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गरीबों को PR कार्ड देने वाला आमदार मैं हूँ, जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को PR कार्ड दिए, 8 दिए। आज भी करीब करीब 80-85 हज़ार PR कार्ड मैंने रेडी करके रखे हुए, जो गरीबों को आचार संहिता खत्म होने के बाद देने वाला हूँ। आज अमरावती के अंदर 4 पट जो महानगर पालिका में टैक्स बढ़ गया था, मुख्यमंत्री के यहाँ 3 बजे तक रुक के रात को 3 बजे मुख्यमंत्री की साइन लिया। हमारे गरीब लोग, सर्वसामान्य जनता, अमरावती शहर की जनता 1 रुपये के 4 गुना टैक्स जो वसूली कर रही थी महानगर पालिका, एक ही दिन में उसका स्थगिति ला के महानगर पालिका आयुक्तों को फ़ोन कराया मुख्यमंत्री से, और उस दिन से उसकी 4 गुना टैक्स करने की प्रणाली को रोका और पुरानी प्रणाली शुरू किया। उसी तरह मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, दिवाली का माहौल है, घर घर में साफ सफाई हो रही है, और मैं चाहूँगा मनपा आयुक्त कलंत्री साहब से कि रवि राणा का एक सबर जो रहता है वो सबर का बांध टूट रहा है। अगर आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन के अंदर अमरावती शहर की जो गंदगी है, जो साफ़ सफाई नहीं हो रही है, अमरावती शहर में गली गली में, एरिया में, शहर में, हर चौक में जो कचरा पड़ा है, अगर वो 2 दिन के अंदर अगर उस पर साफ़ सफाई नहीं हुई तो वो सब कचरा
मनपा आयुक्त के कैबिन में डाला जाएगा और मैं खुद डालूंगा। आपने कुर्सी भी लटकाई थी मैं इसलिए मेरा यही बोलना है, प्रशासन जब ऐदी हो जाता है, प्रशासन जब हदबल हो जाता है, प्रशासन जब भ्रष्टाचार से जगड़ जाता है, तब लोगों के समस्या की तरफ ध्यान वो नहीं देता है। इसीलिए मुझे लगता है दिवाली के समय भी डेंगू जैसे, मलेरिया जैसे पेशेंट हमारे शहर में अगर बन रहे हैं और कमिश्नर का अगर ध्यान नहीं है तो हमें हमारे तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। रवि राणा यानी हमेशा विवादों में और दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाला। अभी आपने बात करते करते कहा कि अचलपुर में 100 लोगों को रोजगार नहीं थे, हम बात कर रहे थे बढ़ने की। लोगों से आप हमेशा विवादपूर्ण बातें करते हैं, यानी जो भी अमरावती के आमदार रहे, खासदार रहे, चाहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहे, आपने हमेशा लोगों के खिलाफ में बोला है, यानी लोगों के फटे में टांग अड़ाई है। जैसे अभी आपने अचलपुर का नाम बीच में लिया, आप लोगों के बीच में क्यों पड़ते हैं इतना, क्या क्या नहीं, मुझे लगता है कि लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। आपने लोकसभा में देखा है कि जिन लोगों ने नवनीत राणा को गिराने के लिए सुपारियाँ ली थी और ठोक बजाए कहा था, कौन चुन के आया था मालूम नहीं, पर नवनीत राणा को गिराना है। तो जिन नेताओं ने सुपारी ली थी, उन नेताओं की अगर आप महाराष्ट्र में इमेज देखेंगे, भले ही नवनीत राणा हार गई, मतों का विभाजन हुआ, जिन्होंने सुपारी ली वो सक्सेस हो गए, पर उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में तोड़ीबाज, खन्नीबाज और हमेशा सेटलमेंट की काम करने वाले उन लोगों ने नवनीत राणा का पराभव नहीं किया, अमरावती जिले के विकास का पराभव किया। और मुझे लगता है कि जब कोई हम काम करते हैं और नेता जब खिलाफ रहते हैं और जनता जब साथ में रहती है तो समझ जाना उस क्षेत्र का नेता ईमानदार है। क्योंकि मैं कभी भी जनता के कोई काम में आड़ा आता नहीं। मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर अपने क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में टांग डालता है, दूसरे के कामों में बाधा डालता है, तो उन्होंने ये देखना चाहिए मेरे क्षेत्र के अंदर दिया लगाने के बजाय उधर अंधेरा है और दूसरे की जगह अपन दिया लगाने जा रहे हैं। तो मैं उन बड़े नेताओं को बोलता हूँ जो खुद को बड़े समझते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र की जनता भी 20-20 साल से बेरोजगार है, वहाँ पे रोड नहीं है, ब्रिज नहीं है, वहाँ की जनता विकास से वंचित है। तो मुझे लगता है उन्होंने वहाँ ध्यान देना चाहिए और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। उनको गिराने का, मैं तो कभी मंत्री रहा नहीं, मैं तो कभी कोई पद पे रहा नहीं, वो तो मंत्री थे, 15-15 खाते उनके पास थे, कामगार खाता था, रोजगारों खाता था, अलग बड़े बड़े खाते थे, पर इंडस्ट्री खाता था, पर किसी ने भी कोई बड़ा काम, एक बड़ा काम मंत्री बन के किया होगा। सत्ता का लाभ खुद के लिए हर व्यक्ति लेता है, खुद के मतदार संघ के लिए, जनता के लिए जो लाभ लाता है वही सही नेता पहचाने जाता है। आज बिना मंत्री पद के, बिना कोई पद होते हुए अगर रवि राणा अपने क्षेत्र में काम कर सकता है तो मुझे लगता है जो लोग सुपारी लेते हैं उन्होंने भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। आखिरी प्रश्न, 3 टर्म से आप आमदार रहे, पीआर आपने बना के रखा, जनसंपर्क आपने बना के रखा, आपने अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई, चुन के आने के लिए मैं, क्योंकि बिना चुने कहीं सत्ता में और प्रभाव में और इसमें नहीं रहते, जो कार्य में कहीं ना कहीं नहीं चुन के आया तो फर्क पड़ा। जैसे आपने बताया कि नवनीत राणा चुनकर नहीं आई तो काम का कितना नुकसान, और निश्चित रूप से आप नहीं आओगे तो नुकसान काम का और भी होगा। तो चुन के आने के लिए क्या जरूरी होता है, क्या विकास जरूरी होता है, क्या जनसंपर्क जरूरी होता है, पैसा खर्चा करना जरूरी होता है, या लोगों का विरोध, जैसे आप निमंत्रण देते विरोधियों कि मेरा विरोध करो, आओ मेरा विरोध करो, मेरी दुश्मनी पालो, इन सब चीज़ों में जनता के बीच में जाकर आप किस प्रकार अपनी भूमिका रखेंगे आप चौथी बार के लिए, क्योंकि विकास के नाम पे 3 टर्म आपको चुनाव के मिल गए हैं। विकास कितना हुआ ये आपने बताया, हो सकता है बहुत सारा बाकी भी हो, क्योंकि खत्म कभी नहीं होती, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब चौथे टर्म में आपको चुनाव लड़ने जाना है, जिस पार्टी से आप खड़े हो, जिसके समर्थन से खड़े हो, उस पार्टी के नेता ने आज कहा कि मैं भी बीजेपी से ही खड़ा रहूँगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया। आप भी कहीं जाके जहाँ युति के उम्मीदवार उसके भी खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये युति धर्म और जनता के बीच किस प्रकार आप जाओगे? ऐसा है, राजनीति में, लोकशाही में तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को खड़े रहने का अधिकार है, हर किसी भी खिलाफ बोल भी सकता है, खड़े भी रह सकता है, प्रचार भी कर सकता है। पर मुझे लगता है कि मैं इलेक्शन जब लड़ता हूँ
तो मैं पूरे 5 साल काम करता हूँ। 5 साल लोगों के बीच जाता हूँ। मंत्रालय में एक विधायक के नाते अपने क्षेत्र में जितनी बड़ी इमेज है उतनी बड़ी इमेज मेरी मंत्रालय में है, मंत्रियों के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, राजनेताओं के पास है कि रवि राणा कभी भी वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कभी कहीं गया नहीं। हमेशा अमरावती के विकास के लिए, बंडेरा मतदार संघ के विकास के, लोगों के हित के लिए मैंने विधानसभा रहे या मंत्रालय रहे, वहाँ से एक एक काम खींच के लाया है, जो आज बंडेरा मतदार संघ का पूरा मैंने चेहरा बदल दिया है। और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति जनता के बीच में बहुत ज़्यादा काम करता है तो कई नेताओं को एलर्जी होती है। उसको लगता है ये जब लोकप्रिय हो रहा है, लोगों के बीच काम कर रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। तो उसी तरह रवि राणा की भी एलर्जी कई नेताओं को है, जो हमेशा चाहते कि रवि राणा को रोका जाए, रवि राणा की लोकप्रियता को रोका जाए, रवि राणा के जो विकास काम जिस स्पीड से रवि राणा अपने मतदार में कर रहा है, जो जनसंपर्क कर रहा है, उसको रोका जाए। ये सोच के मेरे खिलाफ कई नेता मीटिंग लेते हैं, कई एक में के जो चेहरे देखते नहीं हैं वो भी मेरे लिए एक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं नेताओं के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं जनता के लिए आया हूँ। मैं नेताओं की परवाह भी करता नहीं, नेता मेरे कितने विरोध में जाएंगे उसकी परवाह करता नहीं, पर नेता अगर जनता के बीच में आते हैं और नेता अगर कोई जनता को तकलीफ़ देते हैं, लोगों के हित के काम को तकलीफ देते हैं, लोगों के विकास को अगर रोकते हैं, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। उसमें मैं नेताओं की परवाह करता नहीं हूँ। और मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं राजनीति मेरा धंधा नहीं है। राजनीति मैं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति में आया नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ से लोकहित का अगर काम होता है, जन सेवा का कोई काम होता है, लोगों के खुशियों में खुशी लाने के लिए कोई काम होता है, लोगों का समाधान अगर मेरे काम से होता है, उसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ। इसलिए 5 साल काम करने वाला विधायक हूँ। इलेक्शन के दौर में कई लोग आते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, विरोध करते हैं, नारे देते हैं, रवि राणा का झूठा प्रचार करते हैं, मैं उसकी परवाह करता नहीं। मुझे लोगों ने चुन के दिया है, मैं लोगों के लिए काम करूँगा और लोगों पे ही मेरा विश्वास है, जनता जनार्दन पे मेरा विश्वास है। जब तक लोग मेरे को आशीर्वाद देते रहेंगे, ईमानदारी से उनका जन सेवक करके मैं काम करते रहूँगा। हर काम आप पूरा इवेंट की तरह करते हैं, चाहे आपकी शादी हो या अभी फॉर्म भरने का काम हो, चाहे दिवाली। अब दिवाली सामने आ रही है, आचार संहिता लगी हुई है और किराना हर साल आप दिवाली पे बांटते हैं। इस साल किराना फिर दिवाली पे क्या लोगों की दिवाली सुनी जाएगी? नहीं, मैंने पूरे 15 साल से मैं किराना बांट रहा हूँ और मुझे लगता है कि दिवाली में मैंने जो दिवाली के दिन देखे, जब हमारे घर में पटाखे नहीं आते थे, हमारे घर में नए कपड़े नहीं आते थे, एक टीन के रूम में हम लोग जब उसमें अंदर 6 लोग रहते थे, तो हमने वो दिवाली देखा है कि उस दिवाली में जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, उस परिस्थिति को मैं मेरे आंखों में देखता हूँ। वो गरीब लोग जो थोड़ा थोड़ा सामान लाके अपने घर में दिवाली मनाते हैं, कभी वो लाने के लिए भी नहीं रहा तो वो अपनी सुखी दिवाली भी मनाते हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं जब तक राजनीति में हूँ या सामाजिक क्षेत्र में हूँ या मैं जब तक जीवित हूँ, मैं तब तक हर गरीब के दुख में काम में आऊँगा, हर गरीब के जीवन में आनंद रहे, खुशहाली रहे, उनके सुख उनके जीवन में आए, उसके लिए हमेशा काम करते रहूँगा। और मुझे एक ही बोलना है, मैं 15 साल से किराना बांटता हूँ। आचार संहिता लगने के पहले ही 1.5 लाख परिवारों को मैंने किराना बांटा है। मेलघाट जैसे परिसर में भी मैंने हमारे आदिवासी बहनों को, हमारे माताओं को भी साड़ी बांटी है। और मैं इलेक्शन की राह देखता नहीं, पूरे 5 साल तो इलेक्शन रहते नहीं, अभी इलेक्शन आया 5 साल बाद, 5 साल पूरा अगर किराना में बांटता हूँ, गरीबों को दवाई देता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ गरीबों के, किसी की गरीब की शादी है, शादी में मदद करता हूँ, किसी का एडमिशन है, पढ़ाई है, उसको मदद करता हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ है, उसके साथ उसका बेटा बन के, उसका परिवार का एक सदस्य बन के अगर मैं काम करता हूँ, तो मुझे लगता है वो इलेक्शन का दौर नहीं रहता है, वो इंसानियत का दौर रहता है। और इंसानियत के लिए मैं काम करता हूँ, हर गरीब का एक परिवार का सदस्य बन के काम करता हूँ, इसलिए उसका राजनीति का कोई संबंध नहीं है। जो लोग आरोप करते हैं उनको मेरा एक ही कहना है, रवि राणा किराना बांटता है, तुम मुठ भर गरीबों के जीवन में शक्कर बांट के देखो कि गरीबी क्या होती है, उस शक्कर का असर क्या होता है, उस गरीबी के जीवन में जब आनंद आता है,
उसके संकट में जब आप साथ देते हैं उसका असर क्या होता है, ये अगर हर व्यक्ति ने, अगर राजनेता रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, उसने अगर इनकमिंग की जगह आउटगोइंग शुरू किया तो उसमें लोकप्रियता कितनी मिलती है, आशीर्वाद कितना मिलता है, ताकत कितनी मिलती है, वो महसूस मैंने की है। वो मैं सभी राजनेताओं को बोलूँगा, वो थोड़ा आप भी महसूस करो तो पता चलेगा लोगों का दुख क्या है। अभी अब फॉर्म भरना है, निश्चित रूप से इवेंट के रूप में काम होगा, तो किस प्रकार फॉर्म भरने की क्या तारीख है और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा उस दिन? फॉर्म भरने के लिए आपको सबको मालूम है कि गांव-गांव से लोग आते हैं, शहर से लोग आते हैं, जो चाहने वाले सब लोग आशीर्वाद देने आते हैं। फॉर्म भरने के लिए 9 तारीख को 10 बजे राजापेट चौक से मैं 9 तारीख फॉर्म नहीं, भरूंगा। 29 तारीख को राजापेट चौक से 10 बजे मैं फॉर्म भरने जाऊंगा। 29 तारीख को राजापेट चौक से 10 बजे मैं फॉर्म भरूंगा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उनके साक्षी से, और वहाँ हजारों महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। और मेरा हमेशा की तरह कोई बड़ी तामझाम या बड़े कोई रथ में इसमें उसमें मैं फॉर्म भरता नहीं। मेरा जो सर्वसामान्य का गरीब रथ जो है रिक्शा, वही मेरे रिक्शे के अंदर खड़े रह के मैं फॉर्म भरता हूँ। जब विजय रैली निकालता हूँ तो भी रिक्शे में विजय रैली निकालता हूँ। मुझे भगवान ने वही ताकत देना चाहिए, हमेशा मैं ज़मीन पे रहूँ, ज़मीन के लोगों से जुड़ा रहूँ, और ज़मीन पे ही मेरा हर चीज़ आनंद भी है तो ज़मीन में मैंने करना चाहिए, बैठ खड़े रह के, और कोई कार्य करना है तो ज़मीन से जुड़ के करना चाहिए। यही कार्य मैं फॉर्म भरने के दिन 29 तारीख को राजापेट चौक से 10 बजे मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह की विनंती करूंगा कि 29 तारीख को महायुति का उम्मीदवार युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा 10 बजे राजापेट चौक से मैं फॉर्म भरने जाऊंगा। मेरे जितने बुजुर्ग हैं, मेरी जितनी लड़की बहना है, जितने मेरे युवा हैं, सभी को विनंती करूंगा कि मुझे आशीर्वाद देने आओ। आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूँ, और अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़ी वो आपके आशीर्वाद से लड़ी है, और आपके ही जनहित के काम आने वाले भविष्य में भी करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ। और आप पक्का आशीर्वाद देने मुझे आएंगे 29 तारीख को सुबह 10 बजे राजापेट चौक पे, ये मैं आपसे आग्रह का विनंती करता हूँ। ये थे रवि राणा। निश्चित रूप से बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन समय की पाबंदी है, इनको भी बहुत जगह प्रचार के लिए जाना है, तो और बहुत सारे सवाल है, 15 साल का हिसाब भी लेना है। एक अगले बार फिर रवि राणा से पूछकर 15 सालों में किए गए कार्यों का और आने वाले समय की योजना, ये दोनों चीज़ें हमारी बाकी रहेगी। हमने व्यक्तिगत चर्चा ज़्यादा की, एक और इंटरव्यू रवि राणा का लेकर सारी बातों पर चर्चा फिर करेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भरपूर समय दिया उसके लिए। सिटी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ को दिवाली की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां सिटी न्यूज़ पहुंचता है। हर समस्या का हल, हर दुखी और कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हर व्यक्ति को इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है, प्रशासन को जगाया जाता है, सरकार तक सिटी चैनल की आवाज़ पहुंचाई जाती है। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि के पास ध्यान खींचते हैं जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए सिटी न्यूज़ को और सिटी न्यूज़ के सभी रिपोर्टर को मैं दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।